14 महीनों में दूसरी बार दिल्ली चुनाव की तरफ बढ़ रही है। इस मौके पर एबीपी न्यूज तमाम पार्टियों को अपना घोषणा पत्र पेश करने का मंच दे रहा है। पेश है घोषणा पत्र। अरविंद केजरीवाल को राजनीति का दिग्गज नहीं कहा जा सकता, मगर यह बात भी सच है कि इस शख्स ने राजनीति के नियम बदले हैं। इस शख्स को लेकर बीजेपी पहली बार किसी राज्य में नर्वस दिखाई दे रही है। मगर फिर एक दूसरा पहलू भी है। अरविंद केजरीवाल वो हैं जो अक्सर अराजकता को एक गुण के तौर पर पेश करते हैं। आज दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल अपने जीवन की एक बहुत ही अहम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके नतीजे काफी हद तक उनके और उनकी पार्टी का भविष्य भी तय करेंगे। अरविंद जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, मगर आइए सबसे पहले उनके राजनीतिक करियर पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट मेंबर के घर को डेरा डालो। नहीं कर पाए, हमने 49 दिन में करके दिखाया। लोगों को आम आदमी पार्टी पे पूरा भरोसा है। दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। बीजेपी के पास दिल्ली में कोई एजेंडा नहीं है, केवल गाली गलौज पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं अरविंद केजरीवाल नक्सली है, अरविंद केजरीवाल को जंगल में चले जाना चाहिए। मैं ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूँ कि ये पत्थर मारने से अगर इनको लगता है कि ये हमें चुप करा देंगे, बंद करा देंगे, तो इनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने। आंदोलन से निकला राजनीति का चेहरा। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जन लोकपाल आंदोलन चलाने वाले केजरीवाल अब हाथ में झाड़ू लिए राजनीति में सफाई का काम कर रहे हैं। सिर्फ 2.5 साल में केजरीवाल के नाम ने देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों में हलचल मचा दी है। हरियाणा के हिसार में जन्म, 46 साल की उम्र, IIT खड़गपुर से पढ़ाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE, टाटा स्टील के पूर्व कर्मचारी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चुने गए। 2006 में इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर समाज सेवा में आए। सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन किया, समाज सेवा के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड। लेकिन केजरीवाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने अन्ना के साथ आंदोलन चलाया। के लिए राजनीति करते हैं हम, भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करते हैं हम, जनता के लिए राजनीति करते हैं। इस आंदोलन के दौरान ही केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। 2013 में दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें हासिल की। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर 49 दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने देश भर में चुनाव लड़ा, लेकिन बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में आप के सिर्फ 4 सांसद ही चुनकर आए। खुद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनावी दंगल में हैं। खुद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। केजरीवाल के सामने चुनौती है आम आदमी पार्टी को फिर से दिल्ली की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाना। और आज हमारे बीच खुद अरविंद केजरीवाल है। अरविंद जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आएं मंच पर और दिल्ली की जनता से रूबरू हों और बताएं कि आप पर विश्वास क्यों करे दिल्ली की जनता। सब लोगों को मेरा नमस्कार और मैं एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने मुझे यहां आकर अपनी बात रखने का मौका दिया, आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। जैसा कि आपने भी अभी माना कि और कुछ हो या ना हो, देश की राजनीति के थोड़े थोड़े नियम तो बदलने हम लोगों ने चालू किए, आम आदमी पार्टी ने चालू किए, और वही सपना लेके हम लोगों ने आम आदमी पार्टी शुरू की थी। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि येन केन प्रकारेन साम दाम दंड भेद करके हमें किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है। हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। और जो पिछला चुनाव था, जो पहला चुनाव था,
दिल्ली की विधानसभा का, उसमें उस दिशा में एक ठोस शुरुआत हुई। हमारे देश के अंदर लोग मान चुके थे कि गुंडागर्दी के बिना, काले धन के बिना पैसे चुनाव जीते नहीं जा सकते। पहली बार हम लोगों ने दिखाया कि कम पैसे में, ईमानदार पैसे में और पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़े भी जा सकते हैं, चुनाव जीते भी जा सकते हैं। दूसरा, एक धारणा रहती थी कि चुनाव में तो केवल क्रिमिनल्स ही जीत सकते हैं, केवल गुंडे ही जीत सकते हैं, केवल गलत लोग ही जीत सकते हैं। वो भी धारणा बदली। हम लोगों ने 3 चीज़ें नॉन नेगोशिएबल रखी, 3C, कैरेक्टर, करप्शन और क्राइम। अगर किसी का कोई क्रिमिनल आदमी है, किसी का कैरेक्टर खराब है, कोई करप्शन के चार्जेस हैं, उसको टिकट नहीं दिया। तो अच्छे लोगों को टिकट दिया, वो लड़े और वो जीते। तो एक लोगों का ईमानदार राजनीति के अंदर भरोसा बना कि ईमानदार राजनीति हो सकती है। ये एक नई शुरुआत है इस देश के अंदर। 49 दिन की जो सरकार थी, उसने भी कई चीज़ें पहली बार की। 49 दिन वैसे तो कुछ भी नहीं होते, 49 दिन तो बस ऐसे ही शुरू होते हैं और ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन पहली बार देश के अंदर आज हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि रिश्वतखोरी दिल्ली के अंदर बंद कर दी थी उन दिनों में। 49 दिन में लोगों के काम होने लगे थे, बिना पैसे के काम होने लगे थे। डर गए थे लोग कि रिश्वत नहीं लेंगे। अब केजरीवाल की सरकार आ गई है, पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे। लोगों ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी, ये हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे टाइम में 49 दिनों में महंगाई बहुत कम हुई थी। हमने बिजली के रेट आधे कर दिए थे, पानी पूरे दिल्ली के लिए मुफ्त कर दिया था, CNG घटा के 50 रुपये से 35 रुपये कर दी थी। हमारे टाइम में गोभी, सेम टाइम है, यही जनवरी का महीना था पिछले साल जब हमारी सरकार थी, 8 रुपये किलो गोभी मिला करती थी, आज 60 रुपये किलो गोभी मिल रही है। गाजर 10 रुपये किलो मिला करती थी, आज 40 रुपये किलो गाजर मिल रही है। तो कितना कंट्रोल किया था हमने महंगाई के ऊपर भी। तो आज दिल्ली की सारी जनता उसको याद कर रही है, 49 दिनों को याद कर रही है। और दिल्ली की जनता कह रही है, मैं जनता में घूमता हूँ, अरविंद जी दोबारा वापस आइए, अब घर का खर्चा नहीं चल रहा, आप ही कम कर सकते हैं महंगाई, आप ही दूर कर सकते हैं रिश्वतखोरी, ये बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, आप वापस आइए। लेकिन अरविंद जी इस बार वादा करके जाइए कि आप इस्तीफा नहीं देंगे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको वादा कर रहा हूँ कि इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, पूरे 5 साल काम करके दिखाएंगे। और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देना है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। स्थान ग्रहण करें और इस माइक का इस्तेमाल करें। तो अब बारी है मुद्दा को जनता और हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाने का। और आइए आगाज करते हैं हम अपने पहले सवाल से। आप सनसनीखेज आरोपों की राजनीति करती हैं। दिल्ली में मीटरों को इंस्टॉल करने का और मीटरों को रिप्लेस करने का काम सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां करती हैं। ये वही मीटर हैं जिससे दिल्ली की सारी जनता दुखी है। उन्होंने कहा कि सतीश उपाध्याय की 6 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां जिसमें मुख्य रूप से हमने कुछ काम किया है। मैं आपको बता दूं कि NCNL पावर प्राइवेट लिमिटेड, NCNL ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी हमने ना तो कभी बनाई, ना वो शायद एग्जिस्ट करती है। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें, वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। अरविंद जी, जिम्मेदारी सतीश उपाध्याय की नहीं है कि वो उन कंपनी से अपना लिंक जोड़ें। ये जिम्मेदारी आपकी है, और वो जिम्मेदारी इसलिए आपकी है क्योंकि इतिहास में भी आपने लगातार आरोप लगाए हैं और फिर वो हिट एंड रन करके उससे आप त्याग कर आगे चले गए हैं। तो जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं कह सकते कि सतीश उपाध्याय जो हैं वो प्रूव करें कि उनका लिंक है या नहीं। सारे कागज लेके आया हूं, इसीलिए मुझे पता था आज आप पूछोगे सारे कागज। अगर मुझे 2 मिनट का टाइम दे तो एक एक करके समझा देता हूं सारा। वो बड़ी चतुराई के साथ हमने कल एक कंपनी का नाम लिया था, NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी का जिक्र नहीं किया इन्होंने, कोई 2 और कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं जिसका हमने जिक्र ही नहीं किया। कह रहे हैं उन 2 कंपनियों को मैंने उन 2 कंपनियों को भूल जाइए। कल हमने एक कंपनी की बात कर थी, NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया मार्ट वेबसाइट है, इसके ऊपर इनकी कंपनी का पेज है। इस पेज में ये खुद ही लिखते हैं, विनिंग ऑफ बेस्ट वेंडर ऑफ द ईयर एंड एक्सीलेंसी अवार्ड फ्रॉम रिलायंस एनर्जी,
Number 1 company in the installation of BSCS metering work and till date installed and replaced meters. खुद ही लिखा हुआ है इन्होंने। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है 6 नवंबर 2014 को। इसमें NCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, इनकी कंपनी है, बेनिफिशियल ओनर ये हैं, और ये 3 अक्टूबर 2013 तक डायरेक्टर भी थे, और दूसरी और 3-4 कंपनियां दी हुई हैं जिसमें ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं। ये TDS सर्टिफिकेट्स हैं। ये TDS सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं कि दिल्ली की बिजली कंपनियों ने सतीश उपाध्याय जी की कंपनियों को लगातार पेमेंट की है, डेली बेसिस पे पेमेंट हो रही है इनकी कंपनियों को। दिल्ली में बिजली के उनका ये है बिजली कंपनियों की वेबसाइट से उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट। इस कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट में 31 मार्च 2015 तक की लिस्ट है, अभी की लिस्ट है, वैलिड टिल 31 मार्च 2015। इसमें लिखा है दिस इज वैलिड टिल 31 मार्च। इसमें है आइटम सीरियल नंबर 97 पे इनकी कंपनी का नाम दिया हुआ है, सतीश उपाध्याय जी की कंपनी का। ये कहते हैं इनका कंपनी से लेना देना नहीं है। उसके बाद ये इनके जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था पिछले चुनाव में, काउंसलर का चुनाव लड़े थे, इसमें इन्होंने खुद ही एफिडेविट में डिक्लेयर किया हुआ है न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क में 11 लाख शेयर्स हैं इनके। उसके बाद NCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में 60,000 शेयर हैं। NCNL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसका भी इन्होंने जिक्र किया उसमें इनके 50,000 शेयर हैं। फेब्रिलॉन 12 में इनके 2,25,000। तो और क्या सबूत चाहिए वो बता दें, वो भी दे देंगे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अरविंद जी, मेरा नाम अशोक वानखड़े है और मैं ABP से जुड़ा हुआ हूं। जैसे कि आपने कहा कि आपकी आप पार्टी एक अलग टाइप की राजनीति करती है, तो क्या चुनाव के टाइम पे सनसनीखेज आरोप करना ये आपने एक नया हथकंडा अपनाया है राजनीति में? क्योंकि ये जो उपाध्याय की जो कंपनी पे जो आपने चार्जेस लगाए ये आज की तो नहीं है, ये काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो चुनाव के टाइम ही क्यों नाम आते हैं? इसके पहले भी जब जब चुनाव हुए हैं तब आपने राष्ट्रपति से लेकर पूरी कैबिनेट को कटघरे में खड़ा किया, गडकरी अध्यक्ष थे तो गडकरी को खड़ा किया। ये क्या एक आप पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि चुनाव के टाइम पे ऐसी इश्यूज को ले आना, बाद में ये कोर्ट में इशू जाते हैं और जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया? गडकरी का मामले में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला, किसी को पता नहीं कि सही कौन और गलत कौन। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहली चीज तो मैं थोड़ा सा रह गया था पीछे। दिल्ली में सारी दिल्ली की जनता बिजली के तेज मीटर चल रहे हैं ऐसे लोगों को लगता है, और लोगों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सारी दिल्ली की जनता इन तेज चलते हुए मीटरों से बहुत ज्यादा दुखी है। अब उनका ये कहना है कि ये मीटर उन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किए। कल सतीश उपाध्याय जी ने प्रेस कर मैन्युफैक्चर चाइना में हुए, जापान में हुए, कहीं भी हुए, दिल्ली में ये मीटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये मीटर दिल्ली में लगाए लोगों के घरों में। ये कल उन्होंने भी माना। इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट वर्ड्स यूज उन्होंने लगाए, ये वो भी मान रहे हैं। उसके ऊपर दो रहा, हम भी यही कह रहे हैं कि आपने लगाए मीटर, जिन मीटरों से दिल्ली की जनता दुखी है वो आपने लगाए। दूसरा, भाई साहब का प्रश्न बहुत अच्छा है जी। मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी का मुद्दा उठाया, उसमें तो कोई चुनाव नहीं थे उस टाइम। सलमान खुर्शीद जी का मुद्दा उठाया, कोई चुनाव नहीं थे उस टाइम। नितिन गडकरी जी का मुद्दा उठाया, कोई चुनाव नहीं थे उस एक मिनट सर मैं पूरा कर लेता हूं, जवाब देता हूं। गडकरी का जब आपने मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी में गडकरी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के टाइम पे आपने सलमान खुर्शीद का चुनाव उठाया। हरियाणा के टाइम पे आपने वाड्रा का मुद्दा उठाया। चुनाव के टाइम ही मुद्दे उठते हैं। यदि दिल्ली की जनता पिछले कई सालों से परेशान है बढ़ते हुए मीटर से, तो ये मुद्दा आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं उठाया? और ऐसा नहीं अरविंद जी कि आपकी इन सनसनीखेज राजनीति के आरोपों को जनता भी एक तरह से नकार चुकी है, क्योंकि गुजरात में आपका शानदार प्रदर्शन हम सब जानते हैं। गुजरात में आपने एक लंबा मुहिम किया था। इसके अलावा नागपुर में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या हश्र हुआ था, तो जनता भी कहीं ना कहीं इससे खारिज कर चुकी है। नहीं, हमारा काम है जनता के सामने सच रखना। भाई साहब शायद भूल गए हैं, ये जो 4 उन्होंने कहे अक्टूबर 2012, चारों के चारों खुलासे अक्टूबर 2012 में हुए थे। तो मुझे नहीं लगता हरियाणा का चुनाव अक्टूबर 2012 में हुआ था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनाव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2012 के आसपास हुआ था। तो ये कहना कि चुनाव के पहले आके हम लोग, ये तो जितने खुलासे ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी बनने के पहले के खुलासे हैं। आम आदमी पार्टी बनने के बाद केवल 2 खुलासे हुए हैं। एक खुलासा किया था फरवरी 2012 में, जब हमने कहा था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए और बिजली कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं, जब मैं 15 दिन के अनशन के लिए बैठा था, उस टाइम पहला खुलासा किया था। और दूसरा खुलासा अब कर रहे हैं
पिछली बार चुनाव के पहले हमने दिल्ली चुनाव के पहले कोई खुलासा नहीं किया। अब ये खुलासा कर रहे हैं। ये खुलासा इसलिए क्योंकि ये कागज मेरे पास, जिस दिन मैंने कल खुलासा किया, परसों रात को मेरे को कोई कागज देके गया। भाई साहब के पास कागज थे, भाई साहब को पहले करना चाहिए था। आपकी देश के प्रति जिम्मेदारी थी कि अगर आप कह रहे हैं आपको 10 साल से ये कागज पता थे, तो आपको देश के सामने ये कागज रखने चाहिए थे। आपने ठीक नहीं किया, देश के साथ ये गलत काम किया आपने। मेरे पास परसों रात को आए हैं सर। चलिए, परसों रात को भी किसी बीजेपी वाले ने दिए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अरविंद जी नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब ओपनिंग आपने की, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आप कहते हैं कि आपने कहा कि आपने नियम बदले हैं, आपने कहा कि आपने नई शुरुआत की है, आपने कहा कि आप साम दाम दंड भेद नहीं लगाएंगे। लेकिन आप ये जो सब करना चाहते हैं, आप पुराने लोगों के साथ ही मिलकर करना चाहते हैं। मेरा इशारा है, आप देखिए रामनिवास गोयल, राघवेंद्र शौकीन, नरेश बालियान, शरद चौहान उम्मीदवार हैं ये सब आपके, पर आपके उम्मीदवार नहीं हैं, ये बीजेपी से आए हुए इंपोर्टेड उम्मीदवार हैं। सही राम बीएसपी से आए हुए हैं, करतार सिंह तोमर कांग्रेस से। तो आप मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं वैसे ही हैं, आप उन्हीं में रहिए। आप ये जो अपने आप को अलग दिखाने की और साहब हम तो चमत्कार करेंगे और हमने नियम बदले हैं, मेरे ख्याल से ये जो आप दावा करते हैं वो थोड़ा सा भाव आप सही लगाते नहीं हैं, जरूरत से ज्यादा आप भाव लगा रहे हैं। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था। आपने खुद अपने ओपनिंग में आपने कहा कि हमने नियम बदले हैं। उन्होंने कहा था ओपनिंग स्टेटमेंट की आम आदमी पार्टी ने कुछ किया हो या ना किया हो, भारत की राजनीति के नियम तो बदले हैं। मैंने उन्हीं की बात को उठाया था। अच्छा, आपने भी कहा पर ये? हाँ, मैंने भी कहा था जी। वही सर, हम लोगों ने जब पार्टी बनाई थी 2 अक्टूबर 2012 को, पार्टी बनने के पहले 2 महीने पहले जब हमने ऐलान किया था कि पार्टी बनेगी, उसी टाइम हमने कहा था कि दूसरी पार्टियों के अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही कुंठित महसूस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन सब अच्छे लोगों का हम स्वागत करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के आ जाइए। जब भी हम दूसरी पार्टी के लोगों को लेते हैं तो 3 लेवल पे लेते हैं सर। एक तो है टिकट के लिए, एक है पार्टी में कोई पोजीशन के लिए, एक है कोई कार्यकर्ता। कार्यकर्ता तो सबका स्वागत है, कोई भी आ जाए, उसमें हम कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करते। सारे कार्यकर्ताओं का, सब लोगों का स्वागत है। हम चाहते हैं देश के 120 करोड़ लोग जुड़े। जब भी हम किसी को टिकट देते हैं या किसी को पार्टी में पोजीशन देते हैं तो उसकी खूब चेकिंग करते हैं, और कोई दूसरी पार्टी से आता है तो डबल चेकिंग करते हैं। और इन 3 चीजों की मैं गारंटी दे रहा हूं सर, कैरेक्टर, क्राइम और करप्शन। इन 3 चीजों के ऊपर अगर कोई, चाहे किसी पार्टी से आए, अगर इन 3 चीजों के ऊपर कोई खरा नहीं उतरेगा, उसको ना टिकट मिलेगी और ना पोजीशन मिलेगी। जी, अगला सवाल। हाँ अरविंद जी, मैं राधिका हूँ टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से। आपने 3 C's का जरूर जिक्र किया है, मैं एक 4th C ऐड करना चाहती हूँ, कम्युनलिज्म। एक मिनट, आपने नहीं ऐड किया है क्या? आप ये जो हाल ही में जो ये धर्मांतरण, कई सारे मुद्दे हैं जो जिसमें तरह तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं भाजपा संघ परिवार से, VHP से, इस पे आप एकदम साइलेंट रहे। क्या आपको घबराहट है कि आपको इस स्टैंड लेंगे तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स हैं जो आप रखना चाहते हैं वो आपसे खिसक जाएंगे? क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं कहा इन मुद्दे पे। जो मैडम, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी इस पे गलत फहमी हुई है कि हमने कुछ भी नहीं कहा। जिस किस्म की दिल्ली के, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, जिस किस्म का दिल्ली के अंदर पहली बार हो रहा है 30 साल में कि चुनाव के पहले दिल्ली को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव के पहले दिल्ली में इस तरह के दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। पहले त्रिलोकपुरी में किया गया, उसके बाद नंदनगिरी में कोशिश की गई, नांगलोई जाट में कोशिश की गई, बवाना में कोशिश की गई, एक जगह चर्च जला दिया गया और 2 जगह चर्चों के ऊपर अटैक हुआ। हर जगह हम पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं 3 जगह हमारे कार्यकर्ताओं की कोशिश की वजह से दंगे होते होते बचे हैं। ओखला के अंदर एक जगह, यहाँ पे सारी घटना बताना ठीक नहीं है, एक जगह दंगे होते होते बचे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से। हम बिल्कुल फोरफ्रंट के ऊपर हैं इस किस्म की कोशिशों के खिलाफ भी, और वहां पे हमारे कार्यकर्ता और मैं पहुंचता हूं हर जगह के ऊपर। हम पूरे फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं
कम्युनलिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, सांप्रदायिकता हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। वो लोग जहर की राजनीति करते हैं, हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। अगला सवाल। मैं अभिलाष खांडेकर, मैं दैनिक भास्कर का राजनीतिक संपादक हूँ। अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पब्लिसिटी स्टंट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या गुड गवर्नेंस में? यदि ऐसा नहीं होता तो आपको वाराणसी जाने की जरूरत नहीं थी और दिल्ली में आप ज़्यादा काम करते तो पार्टी को अच्छा तरीके से संगठित कर सकते थे। सर, अगर आपको लगता है वाराणसी में पब्लिसिटी स्टंट के लिए गया था तो सर थोड़ा सा आप यू आर बीइंग अनजस्ट, आप अन्याय कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे साथ। पब्लिसिटी करने के तो और बहुत तरीके होते हैं सर। मतलब मैं वाराणसी में जो इतना घिसा, इतनी मेहनत की, वो पब्लिसिटी के लिए, वो बस टीवी चैनलों के लिए की थी, वो तो ठीक नहीं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में था वो ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा, ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं खुश हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा। एक ये मिथ फैलाया जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए वाराणसी गया या प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं कि संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आपको कुर्सी मुख्यमंत्री की छोड़नी पड़ती है? नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं छोड़ी, किसी और ने तो नहीं छोड़ी आज तक। तो पहली चीज तो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी छोड़ी, उस कुर्सी को छोड़ने के अपने कारण थे, वो कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं छोड़ी। दूसरी चीज कि अगर मेरे को मान लीजिए प्रधानमंत्री बनना भी होता तो प्रधानमंत्री तो तभी बनूंगा ना जब लोकसभा में पहुंचूंगा, तो मैं सेफ सीट ढूंढता अपने लिए, पहुंच तो जाऊं कम से कम अंदर, तभी तो प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं दीवारों से सर फोड़ने के लिए क्यों बन जाऊंगा? तो मैं अपने लिए सेफ सीट ढूंढता, नई दिल्ली से लड़ता, दिल्ली की किसी सीट से लड़ लेता, दिल्ली वाले इतना प्यार करते हैं, मैं जीत जाता। मैं वाराणसी लड़ने क्यों गया? तो प्रधानमंत्री बनने तो कम से कम नहीं गया, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ा। उस पर आप मेरे से मतभेद कर सकते हैं, लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कम से कम प्रधानमंत्री बनने तो नहीं गया सर, इसमें तो आप कम से कम। अगला सवाल लेते हैं। अरविंद जी, मेरा नाम शेष नारायण सिंह है। आपने भी दावा किया कि आपको सत्ता की लालच छू नहीं गई है। पिछली बार आपको बहुत ही क्लियर मैंडेट मिला था कि आप अपोजिशन में बैठेंगे और डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रोल रूलिंग पार्टी से ज्यादा होता है, और आपने चूंकि दावा किया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो आप पर लगाम हाथ में देकर जनता ने भेजा था। तो क्या आप में सत्ता की लालच ने आपको उन्हीं के साथ सरकार बनाने को मजबूर किया जिनको आप गरियाते रहे थे, या आपके अज्ञानवश ये काम हुआ या मूर्खतावश कार्य हुआ? मैं सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता देता हूं कि जो हुआ था उस टाइम। उसका फिलोसॉफिकल रीजन दीजिए। सर, अंदर की खबर नहीं पता आपको? मैं अंदर की खबर थोड़ा बता देता हूं, ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। सर, वो शुक्रवार का दिन था, एलजी साहब का। सर एक मिनट, आप लोगों के पास माइक नहीं है, जब तक माइक ना हो ना बोले। आप लोगों को होगी शायद, दर्शकों को ना हो। अभी इसको तो लाखों दर्शक देख रहे हैं ना, चलिए तो थोड़ा बता लेने दीजिए, बता लेने दीजिए। शुक्रवार का दिन था, दोपहर का टाइम था, एलजी साहब का फोन आया। एलजी साहब ने कहा कि सरकार कैसे बने दिल्ली में, इसके लिए आपसे चर्चा करनी है, आप आ जाइए। तुरंत लंच के टाइम हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई। हमने लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया, हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, और वो लेटर लेके अगले दिन मुझे एलजी साहब से मिलना था। कांग्रेस ने एक तुरुप का पत्ता फेंका। उन्होंने एलजी साहब को जाके तुरंत एक चिट्ठी दे दी कि भाई हम लोग बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और सारे टीवी चैनलों में चलने लग गया, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आम आदमी पार्टी ने अनर्गल वादे किए थे, बिजली के दाम आधे करने का वादा किया था, पानी मुफ्त करने का हो नहीं सकते वादे, इसलिए अब ये लोग भाग रहे हैं, दे आर इररिस्पॉन्सिबल पीपल। और कई लोगों के फोन आने लगे कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगले दिन मैंने एलजी साहब को जाके कहा, मैंने कहा एलजी साहब, हमें जनता से पूछने का थोड़ा मौका दीजिए। 282 सभाएं की सर पूरी दिल्ली के अंदर। हमें पूरी उम्मीद ये थी फ्रैंकली कि जनता ये कहेगी कांग्रेस के साथ बिल्कुल समर्थन मत लो। वीवर, और ये सारा मीडिया हमारे पीछे पीछे घूम रहा था, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बैठ के जनता से पूछा था। पूरी दिल्ली के अंदर 282 सभाएं हुई, पूरे मीडिया ग्लेयर में हुई। 282 में से 257 सभाओं में इतनी भीड़ आती थी उन दिनों में, लोगों ने ओवरवेलमिंगली कहा कि आप जब तक ये समर्थन देते हैं ले लीजिए, आप सरकार चलाइए, जिस दिन समर्थन नहीं देंगे आप हट जाना। हमने उनका समर्थन लिया क्योंकि जनता ने कहा था, और 49 दिन में सर काम करके दिखाया। उन्होंने समर्थन दिया, हमने मांगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनसे कभी बात नहीं हुई हमारी।
तीसरी चीज, उन्होंने समर्थन दिया था, किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्हीं के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के ऊपर 3 या 4 एफआईआर दर्ज कराई थी सर। चलिए अगला सवाल। अरविंद, मैं मधुकर उपाध्याय बोल रहा हूं, अगर आप देख पा रहे हो, बहुत दूर हूं आपसे। आप स्वघोषित अराजक हैं, ये आपने कहा भी था कि मैं एनार्किस्ट हूं। अगर दिल्ली की जनता, एक बात मान लीजिए कि अगर वो आपको इस बार चुन लेती है, तो अराजक होने की आपकी सीमा क्या होगी इस बार? सर, उसको आप लोग बड़ा लिटरली, गांधी जी ने भी कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं। आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जब तक रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उस व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक एक आम आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग आज इस व्यवस्था को चूस के और अपना फायदा पहुंचा रहे हैं, उन लोगों की जिंदगियों के लिए मैं अराजक हूं। लेकिन जिन लोगों को 49 दिन का फायदा मिला, बिना रिश्वत के उनके काम होने लगे, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई क्योंकि सस्ती हो गई सारी चीजें, उनके लिए मैं अराजक नहीं हूं सर। चलिए, इससे पहले कि हम अगले विषय का रुख करें, एक और सवाल। अरविंद जी, मैं संतोष भारती, चौथी दुनिया अखबार से। आपसे ये आशा थी कि जब आप राजनीति में आए थे और आपका उसके पहले के सारे कार्यकलाप देख करके आप राजनीति को मुद्दों की तरफ लेके आएंगे, मुद्दों के ऊपर बहस आप शुरू करेंगे जो राजनीतिक दलों ने छोड़ दी थी। पर हुआ ये कि आप मुद्दों की जगह उन ऐसे आरोपों पे चले गए जिनको आपने उनको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा, इसीलिए इन्होंने उनको सनसनीखेज कहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह सर्वे का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह होता है, क्या उसी तरह आपने आरोपों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करना इस्तेमाल किया है? और क्या आपको ये नहीं लगता कि ये आगे बढ़कर इतनी गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि बाकी लोग भी अगर इस तरह के आरोप लगाएंगे जो साबित न कर सकें, तो जिस सतह से नीचे हम जा रहे हैं राजनीति की एक सामान्य सतह से, और ज्यादा राजनीति नहीं गिरेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार उजागर करना सबसे बड़ा पाप है। भ्रष्टाचार करना पाप नजर नहीं आ रहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना पाप नजर आ रहा है। हमने कोयले घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई तो ऐसे लग रहा है जैसे पापी हम हैं। हमने कोयले घोटाले के खिलाफ आवाज क्यों उठाई? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आवाज इस देश के मीडिया को उठाना चाहिए था। इस देश के मीडिया की ताकत नहीं थी आवाज उठाने की। हम लोगों ने हिम्मत की थी पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आवाज उठाने की, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़ा कसूर मैंने ही कर दिया, जैसे मैंने ही 2G का घोटाला कर दिया, जैसे मैं ही कोला खा के भाग गया, जैसे सारे भ्रष्टाचार। सर, सबूत दिए हमने, कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं मैं। इन सब लोगों ने मेरे खिलाफ डिफेमेशन कर रखे हैं, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रही है मेरे खिलाफ। अगर मैं कुछ भी झूठ बोल दूं, अगले दिन ये 10,000 करोड़ का मुकदमा कर देंगे, मैं पूरी जिंदगी जेल में काटूंगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक घोटाले के कागज, आज ये कागज साफ लेके आया हूं। अगर सतीश उपाध्याय जी कुछ कर सकते हैं तो करे। उनको तो अब अपनी स्किन बचाने के लिए कहना ही पड़ेगा ना कि भाई मैं अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में घसीटूंगा। घसीटें कोर्ट में, क्या हुआ? क्या हुआ? नितिन गडकरी जी ने केस कर रखा है, नितिन गडकरी जी ने, शीला दीक्षित जी ने केस कर रखा है, सिब्बल साहब ने केस कर रखा है, कुछ भी नहीं हुआ। वो केस तो करेंगे सर अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो अगर देश के अंदर आप ऐसा माहौल बनाएंगे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं, आवाज नहीं उठानी चाहिए भ्रष्टाचार, तो फिर कौन उठाएगा सर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज? जी चलिए, अब रुक करते हैं हम अपने अगले बड़े सवाल का, और वो सवाल ये कि दिल्ली की जनता आप पर फिर क्यों एतबार करे। दिल्ली के लोग आप पर भरोसा कैसे करें? दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है। हम केजरीवाल जी से भी पूछना चाहते हैं कि ये सारे एलिगेशंस वो तब लगाते हैं जब पावर में नहीं होते।
जब वो उनकी 49 दिन की सरकार थी, जब उनको कोई एलिगेशन नहीं लगाया, जब उनको कोई कुछ नहीं मिला कहने को। अब जब सरकार नहीं होती है तब एलिगेशन लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सरकार नहीं होती है तो केवल एलिगेशन लगाते हैं, और जब सरकार आती है तो वो सब चीजें भूल करके धरने करने शुरू कर देते हैं। अब वो वायदे करते हैं, तो वो वायदे जो अब कर रहे हैं उसको क्यों हमारी दिल्ली की जनता जो है उसको सीरियसली ले, जब उनको मौका मिला वो लोग नहीं कर पाए तो। अरविंद जी, दिल्ली में कुछ नहीं बदलेगा अगर आप सत्ता में आ गए, क्योंकि सेंटर स्टेट का वही स्थिति रहेगी, पूर्ण राज का दर्जा नहीं है, वही टकराव होगा। तो दिल्ली की जनता को यही डर है कि वो 49 दिन का तजुर्बा उनके सामने है और ऊपर से अरविंद जी को भस्मासुर का वरदान प्राप्त है। तो आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली की जनता आप पर एतबार थोड़ी मुश्किल से करेगी? सर, पहली चीज तो आप ये ने जो अभी क्लिपिंग दिखाई है, दो चीजें निकल के आती हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली की जनता को पिछले 1 साल से इस गति पे छोड़ा हुआ है उनको बिल्कुल वोट मत दीजिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं सर। जिन लोगों की वजह से पिछले 1 साल से दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहे उनको बिल्कुल वोट मत दीजिए। हमने 14 फरवरी को इस्तीफा दिया, कैबिनेट ने रिकमेंड किया दिल्ली में तुरंत चुनाव कराए जाएं, विधानसभा भंग कराई जाए। पहले कांग्रेस ने 5 महीने चुनाव नहीं कराए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने चुनाव नहीं कराए जाए। दिल्ली की जनता कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल वोट मत दे। अगर चुनाव उसी टाइम हो जाते, दिल्ली के अंदर आज चुनी हुई सरकार होती और दिल्ली के लोगों की ये गति ना होती जो बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपने डर की वजह से नहीं कराए चुनाव। पहले कांग्रेस को लग रहा था चुनाव कराए तो हार जाएंगे, उसके बाद बीजेपी को लग रहा था कि चुनाव कराएंगे तो हार जाएंगे। अपनी हार के डर की वजह से बीजेपी और कांग्रेस वालों ने 1 साल से दिल्ली को इस तरह से छोड़ा हुआ है। तो पहली चीज तो मैं सहमत हूं प्रधानमंत्री जी से, उनको कतई वोट ना दें। और दूसरा आपका क्वेश्चन, सॉरी, मेरा प्रश्न यही था कि दिल्ली की जनता में एक डर है कि 49 दिन का तजुर्बा उनके सामने और दिल्ली में कुछ बदलने नहीं वाला है। सेंटर स्टेट वही रिलेशनशिप हो गए, दिल्ली को फिर भी स्टेट का दर्जा नहीं होगा, वही उसी तरह के हालात पैदा होंगे, वही टकराव पैदा होगा। जनता के सामने 2-3 फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट, 49 दिन में दिल्ली वालों को ऐसी सरकार मिली थी जो 50 साल में दिल्ली के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। सारी दिल्ली की जनता कह रही है, यहां तक कि बीजेपी वालों ने भी, एमसीडी में काउंसलरों की मीटिंग हुई, आपने पढ़ा होगा एक अखबार में आया। मगर अरविंद जी, मैं क्षमा चाहूंगा, सेंट्रल स्टेट पे आप एक ट्रेलर को पूरी फिल्म की बानगी कैसे मान सकते हैं? 49 दिन बनाम 5 साल, एक बहुत फर्क है इसमें। 49 दिन ट्रेलर अच्छा लगा ना? नहीं, ट्रेलर था, ट्रेलर देखेंगे फिल्म देखते हैं, आपको भी मालूम है। चंद्रशेखर जी का नारा था 40 दिन बनाम 5 साल, 40 साल। तो आपका भी ऐसा ही ना हो जाए। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आपने ट्रेलर देखा, ट्रेलर आपको बहुत अच्छा लगा, बाकी दोनों की फिल्में देख चुके हैं, बाकी दोनों फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, तो इसको फिल्म को आप, ट्रेलर अच्छा लगा तो फिल्म भी अच्छी होगी, ऐसा आप मान सकते हैं? अगला सवाल। अरविंद जी, मेरा नाम एसके शर्मा है और मैं लोकसभा और दिल्ली विधानसभा का पूर्व सचिव हूँ। इस कार्यक्रम का नाम है घोषणा पत्र, और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो आपकी पार्टी के घोषणा पत्र से ताल्लुक रखता है। आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, मैं 2013 की बात कर रहा हूं, कि अगर आप सत्ता में आ गए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक प्रोसीजर होता है, और इन 49 दिन में ना तो आपने विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास करके भिजवाया, और ना आपके पास 2/3 बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में जो पूर्ण राज्य के लिए आवश्यक है। आपके पास केवल 4 MP हैं, वो भी लोकसभा में, और राज्यसभा में कोई नहीं है। तो इस स्थिति में पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि संविधान सभा ने जब इस मुद्दे पर डिस्कशन किया था तो जितनी दुनिया के फेडरल कंट्रीज हैं उन सबकी राजधानियों का स्टडी किया था। उसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तीनों शामिल थे। आज की तारीख में दुनिया का कोई फेडरल कंट्री ऐसा नहीं है जिसका अपनी राजधानी पर टोटल कंट्रोल ना हो, और आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की किराएदार हो जाए, जो संभव ही नहीं हो सकता। तो आप अपने 4 MPयों से 2/3 बहुमत लोकसभा में कैसे लाएंगे और कैसे बहुमत पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे? मैं इस पर आपकी 2 अहम पहलू यहां पर शर्मा जी ने उठाए हैं। सर, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, करना तो केंद्र की सरकार को है, पर दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, उसके लिए संघर्ष करेंगे, यहां से प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे, और बीजेपी ने तो बोला है कि वो पूर्ण सरकार का दर्जा देंगे। तो आपको लगता है उन पे विश्वास नहीं है बीजेपी वालों पे?
वो हम उनसे कराएंगे ना, उनके वादे भी पूरे कराएंगे हम उनसे, संघर्ष कर करके। जो वो यू टर्न सरकार बन गई है, हर वादे से पलटती है, तो उन पे दबाव डाल के उनके वादे भी पूरे कराएंगे सर। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं एक ही सरकार बनेगी अगर यहाँ भी और केंद्र में तो फायदा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कठपुतली सीएम चाहिए या स्ट्रांग सीएम चाहिए, ये जनता को तय करना पड़ेगा। अगर एक ही पार्टी की सरकार बन गई तो वो तो आपके मुद्दों के लिए संघर्ष ही नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ी लड़ेंगे फिर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए। पूर्ण राज्य छोड़िए, और इतने सारे मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के लिए, लड़ेंगे तो हम ही लोग ना, लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी। अगर बीजेपी का एक कठपुतली मान लीजिए सतीश उपाध्याय जी या जगदीश मुखी जी सीएम बन जाते हैं, वो लड़ेंगे आप लोगों के लिए। अब ये जो 60 साल की उम्र का इन्होंने कहा, हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार ने आते ही 60 साल से 58 साल उम्र कर दी सारे कर्मचारियों की। दिल्ली के लिए तैयार कर रखा इन्होंने ऑर्डर, केंद्र सरकार के लिए तैयार कर रखा ऑर्डर। अगर बीजेपी की सरकार आ गई, सारे कर्मचारियों की 60 साल से 58 साल कर देंगे। लड़ेंगे तो हम ही सर उनके लिए। अगर कोई भी गलत काम करेगी, केंद्र सरकार अच्छा काम करेगी, हम कोऑपरेट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत काम करेंगे, हम लड़ेंगे उनके साथ। तो लड़े, ऐसी सरकार दीजिए जो कि आपके साथ। और बड़ी अच्छी बात है जी, नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश मिला, पूरे देश से रिश्वतखोरी दूर करें। हमें दिल्ली दे दीजिए, दिल्ली में हम रिश्वतखोरी दूर करेंगे। चलिए अगला सवाल। अरविंद, मैं विनोद शर्मा हूं। मैं पहले 2 टिप्पणी करूंगा, फिर एक सवाल करूंगा। एक टिप्पणी है कि आप अपने पिछले अवतार में मैक्सिमलिस्ट थे, आपको 100% डील चाहिए थी हर चीज में, माई वे और हाईवे। तो आप कभी अभी थोड़े रियलिस्ट हुए हैं कि नहीं? एक। दूसरा, आपका जो कैंपेन है, जहां तक लोगों को एजुकेट करने की बात है, कुछ मुद्दों पे आप अच्छा एजुकेट करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे आप जनता को मिस इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कि जिस मुद्दे पे आपकी सरकार गई, आप दिल्ली असेंबली में लोकपाल बिल लाना चाहते थे। आपको लोकायुक्त लाने का अधिकार था, वो दिल्ली में ऑलरेडी है, उसको बदल के आप ज्यादा पुख्ता ला सकते थे। आपने लोकपाल क्यों नाम उसको दिया? क्या आपके पास वो पावर्स थी? मैं बड़ा हैरान था कि इस बेतुके मुद्दे पर सिर्फ ये जताने के लिए कि जो हम कह रहे थे और जो हम करना चाहते थे हम दिल्ली असेंबली में कर लेंगे, उसका फोरम तो जुदा है, वो तो पार्लियामेंट से होना था। तो आपने इस बेतुके मुद्दे पर अपनी सरकार को क्यों सैक्रिफाइस किया? और मुझे ये बात को जानते हुए, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा अजीब लगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मिस इन्फॉर्म कर रहा है, मेरे इंटेलेक्ट को रोल बैक कर रहा है। ऐसा क्यों करते हैं आप? नहीं सर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहली चीज, आपको ऐसा लगता है कि सेंटर में लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त, ये शब्द हैं, शब्द जो मर्जी यूज कर लीजिए। अगर आज दिल्ली के अंदर मुझे लगता है 1-2 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें उसको लोकायुक्त को लोकपाल ही बोलते हैं। वो जब मैं कानून पास करता हूं तो कानून का नाम कुछ भी दे दीजिए आप, एक मिनट, कुछ भी दे दीजिए आप उसको दिल्ली लोकपाल एक्ट बोल दीजिए, आप उसको दिल्ली ओम्बुड्समैन एक्ट बोल दीजिए, आप उसको दिल्ली एंटी करप्शन एक्ट, जो मर्जी नाम उसको जो मर्जी दे दीजिए आप। तो चूंकि पिछले 3 साल से जनता लोकपाल आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उसी आंदोलन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रियलिटी में हमने उसे दिल्ली लोकपाल एक्ट बोला। पास दिल्ली के लिए होना था, ऐसा नहीं कि दिल्ली की असेंबली से हम पूरे देश का लोकपाल पास कर रहे थे, हम दिल्ली का ही पास कर रहे थे। लेकिन लोकायुक्त शब्द ऐसा था जो कि दिल्ली की जनता समझती नहीं थी, मतलब देश की जनता समझती नहीं थी, तो हमने उसको दिल्ली का लोकपाल एक्ट बोला। आपकी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आला अफसर के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया, वो कहां से, वो कैसे एफआईआर दर्ज की थी? देखिए, एफआईआर आपने कैबिनेट सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज की। नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी के खिलाफ नहीं की। कौन सा था? सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ना, उस बहस में ना हम जाएं। आपने एक एफआईआर दर्ज की इस अफसर के खिलाफ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था। हाँ, मैं आपको बता देता हूं। उसके चलते आपने एक मुद्दा दे दिया अपने विपक्षियों को कि सिंगल लाइन डायरेक्टिव जो है उसको रखना चाहिए। नहीं सर, आपने दे दिया वो मुद्दा। कंफ्यूज हो गए हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं सर, मैं मुख्यमंत्री था, मैं बता देता हूं क्या बता दें, आप बताएं। हम बात लोकपाल जब आप कह रहे थे तो आपको क्लैरिफाई करना चाहिए था कि आप देखिए, आपने एक जिज्ञासा जगाई लोगों के मन में
और उस पर अवतरित होते हुए उसको साकार करते हुए नजर आना चाहते थे आप। ये तो गलत राजनीति है, ये लोगों को एजुकेट करने वाली राजनीति नहीं है। आपका ये दायित्व भी बनता है एक प्रखर नेता की तरह, और आप पढ़े लिखे हैं, यू आर एन IITian, एक IIT का एलुमनाई मेरे देश के लोगों को एम्पावर करे सही इंफॉर्मेशन देके कुछ मुद्दों पर जो कि सीरियस मुद्दे हैं। मैंने गलत कौन सा बोला? हमने अगर ये बोला हो कि हम पूरी देश का लोकपाल दिल्ली असेंबली में पास कर देंगे, तो सर आप मुझे दिखा दीजिए मैंने कब ऐसा बोला। हम दिल्ली के अंदर लोकपाल कानून पास करेंगे, ये सही बोला सर। आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए। कानून का नाम कुछ भी हो, मैं उसको लोकपाल बोलूं, ओम्बुड्समैन बोलूं, एंटी करप्शन बोलूं, जो मर्जी ना कानून का नाम दे सकता हूं। पहली चीज ये, जिस FIR का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन लोगों का नाम लेने में आप डर रहे हैं, मैं ले देता हूं उनका नाम। वो किसी कैबिनेट सेक्रेटरी के खिलाफ FIR नहीं की थी, मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR की थी सर, मोइली साहब के खिलाफ FIR की थी, DG हाइड्रोकार्बन के खिलाफ FIR की थी, और एक और थे। 4 लोग उसमें नेम्ड थे FIR के अंदर। वो FIR इसलिए की थी कि गैस के दामों के अंदर घोटाला था। वो FIR करने का अधिकार एंटी करप्शन ब्रांच को है। उस FIR को क्वैश करवाने के लिए ये सारी पार्टीज हाईकोर्ट गई हुई हैं। हाईकोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया है। इसका मतलब जो मैंने किया ठीक किया। जी, अगला सवाल। अरविंद जी, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मिलेनियम पोस्ट अखबार से हूं और कौशाम्बी में आपका पड़ोसी भी हूं। अरविंद जी, जब आप ट्रेलर दिखा रहे थे उस समय आप मफलर और फ्लोटर में होते थे, आज आप पूरे चमड़े के जूते पहनकर आए हैं, कुछ परिवर्तन तो नजर आ रहा है। एक चीज बताइए, लोग कहते हैं मैं तो अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आपके ट्रेलर में जो आपकी टीम थी वो पूरी फिल्म में नजर नहीं आ रही। लोग कहाँ बिछड़ गए, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, और आपको बाहर से लोग क्यों लेने पड़ गए? बाहर के नहीं है सर, पाकिस्तान अमेरिका से नहीं लिया, अपने भारत देश, अपने भारत लिया है। तो वो पाके देखिए, बातों का बरगलाइए मत अरविंद जी। सवाल बड़ा सरल सा है, सरल सा जवाब दीजिए। मैं सरल सा ही जवाब दे रहा हूं। हमारे 2 साल पार्टी बने हुए, इन 2 सालों में शाजिया इल्मी जी छोड़ के गई हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। शाजिया इल्मी जी अच्छी हैं, वो जिन भी कारणों से गई उसके अंदर मैं यहाँ तू मैं में नहीं पढ़ना चाहता। वो अगर कोई और राजनीति करना चाहती है वो करें, और भगवान उनको वो फले फूले, भगवान खुश रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। उसके अलावा कोई भी नेता हमारी पार्टी छोड़ के नहीं गया जी। तो मैं नहीं समझता उसके मुकाबले 30-30 हजार वॉलंटियर, 40-40 हजार वॉलंटियर हैं जी। तमाम नाम है वैसे, कौन से? विनोद बिन्नी, अश्विनी उपाध्याय, तमाम नाम है जो जुड़े हुए थे आपसे। अश्विनी उपाध्याय को आप ही ने बनाया सर। अश्विनी उपाध्याय का नाम जानते थे आप? धीर साहब, अश्विनी उपाध्याय अपने स्पीकर अश्विनी उपाध्याय लीगल सेल के अंदर एक बहुत ही जूनियर वॉलंटियर थे। आज अगर मेरा चौकीदार छोड़ के चला जाए तो ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल का चौकीदार छोड़ के चला गया, केजरीवाल का चौकीदार छोड़, और बीजेपी वाले और विनोद बिन्नी की भी वही हैसियत है। मैं सारा जवाब दे रहा हूं सर, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो वो हैं जी, मैं तो एक मिनट, मैं पूरी बात कर लेता हूं, सारी चीजों की जवाब दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लीडरशिप को देखते हैं, जो वो कह रहे थे लीडरशिप में से एक गए हैं, वॉलंटियर्स हो सकता है कुछ छोड़ के गए हों, वॉलंटियर्स और भी बहुत आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के अंदर भी लोग छोड़ के जा रहे हैं सर। जैसे आपका ABP न्यूज चैनल है, इसमें पिछले 2 साल में कितने लोग छोड़ के गए होंगे? छोड़ के जाते ही हैं सर, हर ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के जाते हैं। देखिए, ABP न्यूज चैनल किसी आइडियोलॉजी पे नहीं चलती, किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं चलती। आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके एक आइडियोलॉजी होगी, उसका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा। तो लोग, आपके सिरमौर नेता थे MS धीर, जिसको उन्होंने अपने विधानसभा का उनको टिकट नहीं मिला सर, इसलिए छोड़ के गए। टिकट नहीं मिला 4-5 लोगों को, इसलिए छोड़ के गए हैं। चलिए अगला सवाल। अरविंद जी, मेरा नाम वर्तिका नंदा है। मैं हैरान हूं, अभी आपने जो कहा कि वो अगर चपरासी छोड़कर चला जाए तो कहा जाएगा आम आदमी पार्टी से है, वो तो चपरासी ही था। तो आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, इसमें चपरासी कोई है या कोई क्या करता है, इसकी चिंता आपको कब से होने लगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है अरविंद जी
कि जो अभी इस बार हम ट्रेलर देख रहे हैं घोषणा पत्र के बाद, इस ट्रेलर में महिला अदाकार एकदम ही गायब हैं। जो आपके पास शाजिया थी, शाजिया भी गई। तो ऐसा क्या है कि आम आदमी करते करते आम औरत हाशिए से भी बाहर जा रही है, और पूरी आम आदमी पार्टी में औरतों का जो एक रिप्रेजेंटेशन होने की संभावना थी, वो संभावना भी एकदम लग रहा है कि जमीन के अंदर जाने की तैयारी में है। ऐसा आपके साथ क्यों हो गया? ये तो बड़ा अन्याय की बात है। ये मुझे लगता है आंखों का धोखा है, और महिलाएं बहुत सारी हैं। महिलाएं, अतीशी को आप रोज प्रोग्राम में देखते हैं, मीरा सान्याल हैं, गुल पनाग हैं, और ढेरों महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, और महिलाओं की हम बहुत इज्जत करते हैं। महिलाओं की, एक मिनट, दिल्ली की बात हो रही है अरविंद जी। यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो नाम आपने लिए हैं, ये दिल्ली, ये मैं दिल्ली का बता देता हूं। लेना है, वो एक प्रवक्ता है। मैं दिल्ली का बता देता हूं। मीरा सान्याल, गुल पनाग इतनी सक्रिय नहीं है, आप भी जानते हैं। दिल्ली का बता देता हूं। पिछली विधानसभा के अंदर पूरी विधानसभा में केवल 3 महिलाएं एमएलए थी, वो तीनों आम आदमी पार्टी की थी। बीजेपी से एक भी महिला एमएलए नहीं थी, कांग्रेस से एक भी महिला एमएलए नहीं थी, केवल आम आदमी पार्टी से थी। आज भी हमने कई महिलाओं को टिकट दिए, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, कई महिलाओं को टिकट दिए हैं, और आप देखेंगे कि बीजेपी के और कांग्रेस से कंपेयर कर लेना, हमारी महिलाओं के टिकट ज्यादा मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज आम आदमी पार्टी महिलाओं की बहुत इज्जत करती है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी लड़ी है। आप चाहें, आप मेरे धरने को कोसें या ना उसको सराहें, मुख्यमंत्री रहते हुए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर सड़क के ऊपर मैं सोया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसको आप ठीक माने गलत माने, लेकिन मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा था। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी वालों ने चुनाव के पहले कहा था महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और आज सारी बीजेपी ऐसे लग रहा है जैसे पूरा महिलाओं के पीछे पड़ गई है। महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, महिलाओं को जीन्स नहीं पहनने देंगे, महिलाओं को मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं कर, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी पार्टी महिलाओं के पीछे पड़ गई है। सर, उसके कंपैरिजन में हमारी पार्टी महिलाओं की बहुत इज्जत करती है। सवाल। अरविंद जी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन और एक छोटा सवाल है। मैं अनिल आनंद, पत्रकार हूं। आपको बधाई देता हूं कि आप एक मंझे हुए नेता की तरह सक्षम हो गए हैं सवालों को कैसे घुमाना होता है, उसके लिए आपको बधाई। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप हर सांस में माफी मांगते फिर रहे हैं लोगों से कि मैं भागूंगा नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, लेकिन आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी आपने माफी मांगी कि अब मैं नहीं भागूंगा, मुझे फिर ले आइए। ये ट्रस्ट डेफिसिट आपकी पार्टी के अंदर भी है, क्या आप ऐसा मानते हैं? और आपके मॉडल जो है आपकी पार्टी का, उसमें मोदी मॉडल में और सोनिया गांधी मॉडल में क्या अंतर है? आपको नहीं लगता कि उसी मॉडल की वजह से, उसी वर्चस्व की वजह से, उसी सेंट्रलाइजेशन की वजह से आपके पुराने साथी जिन्होंने आपके साथ स्ट्रगल लड़ी, अन्ना जी को तो शायद आप भूल ही गए, वो एक एक करके आपसे सब छोड़ के चले गए? कौन कौन छोड़ के गए? अब यही घुमाने वाली बात है, यही तो आप राजनेता हो गए। आप घुमा तो आप रहे हैं, आप नाम नहीं बता रहे, आरोप लगा रहे हैं। आप नाम बता दीजिए ना, कौन कौन छोड़ के गए, मैं एक एक का जवाब देता जाता हूं। एक एक का जवाब देने को तैयार बैठा हूं मैं। चलिए अगला सवाल। कुमार विश्वास अमेरिका पहले ट्रिप पे गए हुए थे। कुमार विश्वास अपनी वो कर रहे थे, तो कुमार विश्वास हैं सर आपके हमारे साथ, आप क्यों हमारे परिवार में फूट डाल रहे हैं? अच्छा खासा खेलते कूदता परिवार है हमारा, खुश परिवार है। आप जबरदस्ती लड़ाइयां करा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है। अरविंद जी, आपने कहा कि आप राजनीति की बदलाव की राजनीति के लिए राजनीति में आए हैं और आपकी पार्टी वो काम कर रही है जो बदलाव की राजनीति है, लेकिन आपने अभी पीछे से एक सवाल महिला ने किया, आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि आपकी पार्टी की जो, क्योंकि डेमोक्रेसी का इस समय सबसे बड़ा डेफिसिट है महिलाओं की भागीदारी, ये बहुत बड़ा इस समय सवाल है देश के सामने और दुनिया के सामने कि महिलाएं राजनीति में पूरी तरह से हिस्सेदारी नहीं ले रही हैं। हमारा आज भी संसद में 11% ही भागीदारी है, और 3 महिलाओं की बात अगर आप कर रहे हैं दिल्ली में, तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये आप भी स्वीकार करेंगे। तो महिलाओं की भागीदारी और 33% आरक्षण के बारे में आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में ना तो तब कुछ था और ना अब कुछ है, ऐसा क्यों है? राजनीति कैसे बदलेगी अगर महिलाएं हिस्सेदारी नहीं करेंगी? मैं इस बात से उस टाइम था कि हम लोग 33% रिजर्वेशन के फेवर में, ये मैनिफेस्टो में था, नंबर 1। नंबर 2, मैं 100% आपसे सहमत हूं कि आज जो नंबर्स, हम भी, हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से आगे हो सकती है, लेकिन इसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर भी और जो हमने कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और
मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं, इस वक्त हम लोगों ने पूरे संगठन को जिस तरह से ग्रास रूट लेवल तक बनाया है जी। और हमने ये कोशिश की है कि हर कम से कम सबसे नीचे लेवल पे और उसके ऊपर वाले कि महिलाएं और पुरुष दोनों भागीदारी में आए। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि धीरे धीरे लीडरशिप ग्रो करती जाएगी। अगली बार चुनाव जब होगा और टिकटें बटेंगी, 5 साल आप हमें दे दीजिए, आपको ये शिकायत नहीं होगी, आपको 33% से ज्यादा ही आपको भागीदारी मिलेगी। लेकिन आज हमारे अंदर भी कभी है, दूसरी पार्टियों से हम ज्यादा हैं, लेकिन वो कोई सेटिस्फेक्शन का वो नहीं है सवाल। अगला सवाल। अरविंद, मेरा नाम संगीता तिवारी है। मेरा आपसे ये सवाल है, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि दिल्ली के लोगों को मैं ये यकीन दिलाता हूं कि इस्तीफा नहीं दूंगा। साथ ही आपने ये भी कहा कि दिल्ली के लोगों के हक के लिए संघर्ष करूंगा। अगर बिना इस्तीफा दिए संघर्ष करूंगा। जी, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 नंबर की पार्टी बनती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल ये कमिट करते हैं कि नेता विपक्ष बन करके और दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष करेंगे? नहीं, जरूर करेंगे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नंबर 1 आ रहे हैं हम लोग। नहीं, आपको नेता विपक्ष वाले ओहदे से इतनी तकलीफ क्यों है? आप मुख्यमंत्री से नीचे कुछ बनना नहीं चाहते हैं? सर, नेता विपक्ष बनने के लिए नहीं लड़ रहे, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जीतेंगे। अगला सवाल। अरविंद जी, मैं मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से हूं। मैं अभी पहली बात तो 2 बातें आपने कही हैं कि मीडिया में हिम्मत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, कि मीडिया ने आपको हीरो बनाया है। अगर ये मीडिया नहीं होती, अरविंद केजरीवाल को कोई हिंदुस्तान में जानता नहीं था। ये इल्जाम आपका गलत है। दूसरा, हम भरोसा आपके ऊपर कैसे करें जब आपने ये कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा किसी पार्टी से, ना बीजेपी से, और ना समर्थन दूंगा। फिर उन बच्चों की कसम का क्या हुआ आपकी? वो मैं जवाब चाहता हूं आपसे। सर, मैंने आपको पूरा इंसिडेंट बताया कि हम लोग कांग्रेस से समर्थन नहीं ले रहे थे। हम इसीलिए मेरे को सारा इंसिडेंट बताना पड़ा। हम लोगों ने अपनी मीटिंग करके, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग करके लेटर ड्राफ्ट कर दिया था, लेटर देने जा रहे थे, और हमें ये पूरा भरोसा था कि जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता ये कहेगी कि भाई आप कांग्रेस से समर्थन मत लीजिए जी। लेकिन जब हम जनता के बीच में गए और जनता ने जो हमें आदेश दिया, उसमें धर्म संकट था सर। हमने जनता का आदेश माना। हम कांग्रेस से बिल्कुल समर्थन लेना नहीं चाहते थे। अगर हम कांग्रेस से समर्थन लेते तो बैठ के बातचीत करते, कुछ मुद्दों पे बातचीत होती। सर, एक बार भी हमारी 49 दिन में कांग्रेसियों के साथ मीटिंग नहीं हुई थी। अगला सवाल। सर, मैंने आपको बता तो दिया, मैंने आपको बता। सर, वो आप कह सकते हैं, आपका जैसा भी देखने का नजरिया है आप कह सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने कसम खाई थी उसके हिसाब से हम कांग्रेस से समर्थन नहीं ले रहे थे। हमने चिट्ठी बना ली थी और उसके बाद हमने कहा कि हम जनता से पूछेंगे। जनता ने हमें आदेश दिया, ये धर्म संकट था, हमने ये निर्णय लिया। वो निर्णय हो सकता है आपको पसंद हो, आपको ना पसंद हो। अगला सवाल। सरकार बनाने के लिए तो आपने जनता से पूछा, जब इस्तीफा दिया तब आप जनता को भूल गए। वो गलती थी। वो आइडिया किसका था कि इस्तीफा दे देना चाहिए, और अंतिम फैसला किसने लिया था? सर, वो पार्टी के अंदर भी डिस्कस हुआ था और कैबिनेट का डिसीजन था, और एमएलए की भी मीटिंग हुई थी। मनीष सिसोदिया के मंत्री थे। योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि उनसे बात नहीं हुई, अगर वो होते उस जगह तो वो आपको या तो वो भूल गए। हमारी पीएसी की मीटिंग हुई थी, हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, हमारी एमएलए की मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था। अगला सवाल। मेरा नाम वीरेंद्र कपूर है। देखिए, आपका जो मेजर प्लान जो है जनता के सामने, वो है कि मैं बिजली के दाम कम करूंगा और पानी मुफ्त दूंगा। ये तो एक तरफ है, और दूसरी तरफ आप जाके ट्रेडर्स में कहते हैं कि मैं टैक्स कम करूंगा और मैं बनिया हूं। ये कहीं पे तालमेल नहीं खाता है। आप ये बता सकते हैं कि पानी और बिजली के दाम कैसे कम करेंगे आप, और कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है? और फिर आगे आपने ये भी कहा सब्जी, तेल, आटे दाल के भी दाम कम करूंगा। देश की इकोनॉमी से दिल्ली की इकोनॉमी क्या अलग है क्या? सर, कई सारे क्वेश्चन हैं आपके इसमें। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है आपके, कई सारे क्वेश्चन हैं। पहली चीज तो ये सर कि मैं वैट वाली बात बता देता हूं। और आपने ये भी कहा मैं रेड भी नहीं करूंगा। ट्रेडर्स के साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं, आप वहां जाके बनिया भी बनाए, और उसके बाद कहते हैं मैं सब्जी दाल के जो है, यानी कि अवसरवादी राजनीति की जीती जागती मिसाल। सवाल सीधा है, लब्बो लबाब ये सवाल का। मैं आपको फैक्ट्स दे देता हूं ना सर। कांग्रेस के टाइम में ऑन एन एवरेज 200 वैट की रेड हुआ करती थी हर महीने दिल्ली में व्यापारियों के ऊपर। आजकल
उसी रेंज में 200-250 के बीच में रेड हो रही हैं इन दिनों में। रेड में क्या होता है, ऑफिसर्स जाते हैं, सामान फेंकते हैं उसका इधर उधर, फिर बिठा लेते हैं, कहते बैठ जा, देख टैक्स देने की तो जरूरत है नहीं। आजकल मेरे को बताया गया 15 से 25 लाख रुपए रेट चल रहा है वैट की रेड में, मेरे को 15 लाख रुपए दे दे, मैं तेरा संभाल लूंगा। और वो आ जाते हैं, वो ये नहीं बताते कि टैक्स। सर मैं कि देश में इस दिल्ली में आप पानी मुफ्त कैसे करेंगे, उसी पे तो आ रहा हूं सर। आप जवाब तो देने दीजिए, आप जवाब तो दे देने दीजिए। हम लोगों ने 49 दिन में दिल्ली में एक भी वैट की रेड नहीं की। जब मैंने वैट कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा भाई रेड क्यों करते हो, उन्होंने कहा जी सारे व्यापारी चोर हैं, अगर रेड नहीं करेंगे तो ये टैक्स नहीं देंगे। हमने कहा हमारे टाइम में एक भी रेड नहीं होगी, तो सर टैक्स तो नीचे आ जाना चाहिए था। हमारा एक्सपीरियंस ये था, मैंने ट्रेडर एसोसिएशंस को बुलाया और उनको टारगेट दिया। मैंने कहा देखो भाई, मैं अभी नेहरू प्लेस में गया था, उन्होंने कहा जी हर महीने 27 डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आते हैं पैसे लेने, आपके टाइम में एक भी नहीं आया था। मैंने उनको ट्रेडर एसोसिएशंस को कहा कि आप अपना टारगेट पूरा कर दीजिए, ये आपके मार्केट से इतना टैक्स हमें चाहिए, मैं एक भी इंस्पेक्टर नहीं भेजूंगा, आप अपना खुशी से व्यापार की। माध्यम से ये जाहिर हुआ कि आपके टाइम में भी रेड हुए थे। सर मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। सर पहले क्वेश्चन का तो जवाब दे देने दीजिए, थोड़ा सा शांति रखिए। हमारे टाइम में उनके हिसाब से इसका मतलब टैक्स कम होना चाहिए था। जनवरी से मार्च के बीच में 3 महीने के क्वार्टर में दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। तो एक चीज तो साबित हो गई कि रेड करने से नहीं, जनता पे विश्वास करने से टैक्स ज्यादा इकट्ठा होता है। हमने जनता पे विश्वास किया, 5,666 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। पिछले क्वार्टर में 4,600 करोड़ इकट्ठे हुए थे, अगले क्वार्टर में 3,500 करोड़ इकट्ठे हुए थे। पिछले क्वार्टर से 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा लेके आया था, अगले क्वार्टर से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा लेके आया था। यहां से पैसा आएगा, जो आपका प्रश्न था कि कहां से पैसा लाओगे। सर जनता पे यकीन कीजिए, जनता को गले लगा लीजिए, जनता की समस्याओं पे के साथ जुड़ जाइए, जनता आपको इतना पैसा देगी कि दिल्ली को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, अगर आप जनता को चूसेंगे, जनता कभी तो 1,000 करोड़ का टैक्स। आपने पूछा पैसा कहां से आएगा, 250 करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी दी थी, 42 करोड़ रुपए की पानी की सब्सिडी दी थी, 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लेके आया था, 700 करोड़ रुपए फिर भी प्रॉफिट छोड़ के गया था मैं जब मैंने इस्तीफा दिया। सर 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा छोड़ के गया था, यहां से पैसा आएगा। आपने कहा वैट के रेट कम कैसे करोगे। सर दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, मैं तो इनकम टैक्स में था, टैक्स को थोड़ा सा समझता हूं। जैसे जैसे आप टैक्स के रेट्स नीचे लाते हैं, कंप्लायंस बढ़ता है। कंप्लायंस बढ़ेगा सर। आज दिल्ली का सारा व्यापार फूड आइटम के ऊपर 12% वैट है दिल्ली में, हरियाणा के अंदर 5% वैट है। दिल्ली का सारा व्यापार उठ के हरियाणा जा रहा है। अगर हम दिल्ली के अंदर वैट के रेट सबसे कम कर देंगे, सर पूरे देश का व्यापार होलसेल ट्रेड 2003 तक, दिल्ली यूज्ड टू बी ए होलसेल ट्रेड हब, वो सारा ट्रेड ये खत्म हो गया। हम देश का व्यापार दिल्ली में लाएंगे, दिल्ली में व्यापार बढ़ेगा, टैक्स के रेट कम करने से महंगाई कम होगी और कंप्लायंस बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सर मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए अगला सवाल। अरविंद जी, मैं रशीद किदवाई हूँ, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से। आपको अपने चुनाव की फिक्र नहीं है? आपको घेरने की तैयारी हो रही है, एक बड़ी एक्ट्रेस है, उनको आपके खिलाफ लड़ाए जाने की प्लानिंग चल रही है। सर जनता को है फिक्र, मेरे को नहीं है। जनता कह रही है अरविंद जी आप चिंता मत करो, बाकी जगह कैंपेनिंग करो, हम जिता के भेजेंगे आपको। चलिए और सवाल लेते हैं। मेरा नाम अभिजीत भट्टाचार्य है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने कहा 4,000 से 5,000 हो गया है। अगर आप टैक्सेशन स्ट्रक्चर देखिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों, पिछले 50 साल में हर साल सक्सेसिव पीरियड में टैक्स बढ़ता है, तो इसके साथ वो रेट का क्या संपर्क है? चाहे कस्टम्स बोलिए, इनकम टैक्स बोलिए, सेंट्रल एक्साइज बोलिए, सर्विस टैक्स बोलिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स में कहते हैं 6 लाख करोड़, 6,10,000, 6,20,000, 6,50,000, तो इसमें 4,000, 5,000 हो गया है, तो इसके साथ और रेट का क्या संपर्क है? सर ये संबंध है, अगर हमने रेड नहीं मारी तो टैक्स तो कम होना चाहिए था ना, बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए था टैक्स तो, क्योंकि व्यापारी तो चोर है इनके हिसाब से। बिना रेड मारे अगर ऑटोमेटिक ही सर एक मिनट, अगर बिना रेड मारे ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ रहा है तो रेड क्यों मार रहे हो? दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। रेड फिर क्यों मार रहे हो? मत मारो रेड। अगर ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ रहा है तो ये फिर क्यों मार रहे हो रेड? मत मारो रेड, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग। तो हम रेड नहीं मारेंगे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल रेड नहीं होगी, रेड
एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में करनी भी पड़ेगी, बट दे विल बी व्हेन सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी से परमिशन लेके। ये जो रेड और एक्सटॉर्शन रैकेट है सर, ये रैकेट है, ये माफिया है, इसको बंद करना पड़ेगा सर। चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे अगले विषय का, और वो विषय है कि क्या मुकाबला दिल्ली में सिर्फ बीजेपी या ये कहा जाए मोदी से है। दिल्ली में आपकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। उसको गाड़ी चलाना आता है, उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी वाला चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। अरविंद जी, क्या इस बात का भय है कि अगर अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी हो गया तो बाकी राज्यों का इतिहास दिल्ली में दोहराया जा सकता है, और यही वजह है कि आप इन काल्पनिक लड़ाइयों को गढ़ते रहते हैं, केजरीवाल बनाम मुखी, केजरीवाल बनाम स्मृति ईरानी? क्या डर है मोदी का? पहले इसका थोड़ा सा जवाब दे दूं। जो वो दे चुके हैं आप मेरे सवाल के जवाब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उसने धरने और आंदोलन की उन्होंने आलोचना की, वो ठीक नहीं है। आज डॉक्टर्स धरने पे बैठे हैं, नर्सें धरनों पे बैठी हैं, टीचर्स धरने पे बैठे हैं, निर्भया कांड के दौरान इस देश के यूथ धरने पे आ गए थे, उन्होंने आंदोलन किए थे। एक तरह से ये तो उन सब लोगों की निंदा करने की बात है। धरना एक हमारा फंडामेंटल राइट है। जब भी अगर कहीं अन्याय होता है धरना करना पड़ता है, हिंसक नहीं होना चाहिए। मगर सीधा सवाल था आपसे कि मोदी बनाम केजरीवाल, क्या इस मुकाबले का डर है? यही वजह है कि आप काल्पनिक लड़ाइयों को गढ़ते रहते हैं। मैं ये आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं दे रही है? जनता जानना चाहती है कि आपका कैप्टन कौन है। मुखी जी ना, अगर है तो अच्छा है, अगर मुखी जी है तो अच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं बता रहे? प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो इस्तीफा देके दिल्ली के सीएम के लिए लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो नहीं है। उनका कैंडिडेट कौन है ये जनता जानना चाह रही है, वो नहीं बता रहे क्योंकि है नहीं उनके पास। जनता को स्ट्रांग लीडर चाहिए, उनके पास नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास है। चलिए अगला सवाल। अरविंद, मैं शीला रावल बोल रही हूँ। दिल्ली की जनता ने और देश ने देखा कि आपने जिस तरह से सरकार चलाई, आपने जनता की सरकार चलाई, ऐसा बार बार किया, और हर मुद्दे पे आप जनता के पास ओपिनियन लेने चले जाते। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनता है तो उसका कोई कन्विक्शन भी होता है। तो जो इमेच्योर और इम्पल्स राजनीति आपने दिखाई है कि आप दबाव में आ गए, आपने निर्णय बदल दिए, यू टर्न ले लिए, आप बीजेपी के गवर्नेंस के प्लान के सामने कैसे मुकाबला करेंगे? दिल्ली की जनता आपसे अब क्या उम्मीद रखे कि ऐसी मैच्योरिटी दोबारा ना हो? दिल्ली की जनता कह रही है जी वो मैच्योरिटी थी कि इमेच्योरिटी थी, ये तो अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन जो भी मैच्योरिटी थी वो अच्छी थी। लोगों को रिश्वतखोरी बंद हो गई। 65 साल में बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाए। दिल्ली में ये लोग कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती। हमने 5 दिन के अंदर बिजली कंपनियों को ऑडिट ऑर्डर कर दिया, जो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले 10 साल से नहीं कर पा रहे थे। हमने रिश्वतखोरी बंद करके दिखा दी, जो बीजेपी और कांग्रेस वाले 65 साल से नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमने किया वो सरकार नहीं चलाई, और जो वो कर रहे हैं, घोटाले करते हैं, 2G का घोटाला, इसका घोटाला, बिजली मीटरों का घोटाला, वो सरकार चलाना है। तो वैसी सरकार हम नहीं चलाना चाहते। वो इमेच्योरिटी थी कि मैच्योरिटी थी, लेट द पीपल डिसाइड। 49 दिन की सरकार जो थी, आज मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, जनता उससे बहुत खुश थी। एक ही शिकायत थी कि आप छोड़ के क्यों गए, बस। चलिए, और जनता को कोई शिकायत नहीं है हम लोगों से। जी अरविंद जी नमस्कार, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। मैं एक कानून से संबंध रखती हूँ, वकील हूँ। ना तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में, ना आपके मैनिफेस्टो में कहीं पर भी
औरतों की सुरक्षा की बात तो बहुत होती है, पर कहीं पर भी औरतों के अधिकार के बारे में बात नहीं होती। और एक सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम मैं एक वकील होने के नाते देखती हूँ, जो अदालतों में देखती हूँ, कि कहीं पर भी औरतों को संपत्ति के अंदर कोई भी अधिकार नहीं मिलता है अपने पति की संपत्ति के अंदर। तो क्या आपसे ये उम्मीद करी जा सकती है कि विमेन्स राइट टू इनहेरिटेंस बिल जो अभी तक पेंडिंग है, उसके बारे में अगर आपकी सरकार आती है तो औरतों की जो एक पोजीशन समाज में बेटर करने के लिए आप कुछ करेंगे कि उसको फिर से एक पॉपुलिस्ट मूव करके पास ऑन कर देंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, और मैं आपके साथ बैठ के इस पूरे मसले को अच्छे से समझ लेता हूं और हम बिल्कुल इसके ऊपर कदम उठाएंगे। अगला सवाल। अरविंद जी, मैं अभय कुमार दुबे हूं, CSDS से ताल्लुक रखता हूं। मुझे लगता यह है कि बीजेपी ने नारा दिया है कि चलो मोदी के साथ, और इस सवाल के बारे में आप बोल चुके हैं, लेकिन वो जवाब मुझे नहीं लगता कि वो आपकी रणनीति का सही तरीके से खुलासा करता था। आपका बीजेपी के इस आग्रह के खिलाफ क्या आपके पास काट है कि जो केंद्र में सरकार होनी चाहिए वही राज्य में सरकार होनी चाहिए? दिल्ली जो आधी अधूरी विधानसभा है उसका तभी लाभ होगा। मुझे लगता है एक साधारण वोटर की तरह अगर आप सोचें, अपनी राजनीतिक वफादारियों को उठा के रख दें, तो लोगों को लगेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई है इतनी बड़ी, दिल्ली में उसी की सरकार बन जाएगी तो राज्य को फायदा होगा। तो इसका आपके पास क्या काट है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहली चीज तो कांग्रेस की सरकार थी पिछले 10 साल से दिल्ली में, 15 साल से, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और कितने घोटाले हुए। उसके बाद केंद्र में अब बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। आप जाके राजस्थान वालों से पूछ लिए वो कितना कोस रहे हैं अभी वहां की राजस्थान की सरकार को। अभी हरियाणा में सरकार बनी है बीजेपी की और लोग ऑलरेडी दुखी हो चुके हैं उनसे। दूसरी चीज, ये सारी चीजें छोड़िए, पिछले 7 महीनों से तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राष्ट्रपति शासन के जरिए। 7 महीनों के अंदर दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है। अब तो सीधी सीधी सरकार है ना, सीधे केंद्र ही चला रही है दिल्ली को। क्या दिया दिल्ली को पिछले 7 महीने में? महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला 7 महीने में दिल्ली की जनता को। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हम ही केंद्र में है, हम ही राज्य में है। अगर केंद्र सरकार कुछ गलत करेगी और सेम पार्टी की सरकार दिल्ली में हुई, उस सेम पार्टी की सरकार को उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होगी। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है कि अगर हमारी सरकार बनेगी और बनेगी तो हम, अगर केंद्र अच्छा काम करेगा हम उनके साथ हैं, केंद्र गलत काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे। अगला सवाल। अरविंद जी, मेरा नाम NK सिंह है। 4 साल पहले एक जन आंदोलन हुआ था, करप्शन के खिलाफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आया था। आप उसकी उपज हैं, आप उसके प्रोडक्ट हैं, और ये माना गया था कि पहली बार 50 साल में ये एक जन चेतना जगी है। अगर आप उस फॉर्मेट में रहते तो शायद आज आपका मकाम कहीं किसी अन्ना हजारे से ज्यादा बड़ा होता, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आए और अपने को दिल्ली से तक महदूद कर लिया, वहीं तक लिमिट कर लिया। एक बड़े जन आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा आपके इस कृत्य से। हो सकता है आपके पास पद लोलुपता हो, हालांकि उसे लगता नहीं है, लेकिन दिल्ली में आके आप महदूद हो गए, रेस्ट पूरे भारत ने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो लगता नहीं कि बहुत बड़ा एक ब्लंडर था और जनता के साथ धोखा हुआ? उस पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जो करप्शन के खिलाफ था वो आपने झटका दे दिया। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जिस बुनियाद पे आप आए हैं वही यूएसपी नरेंद्र मोदी का भी है, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, न खाएंगे न खाने देंगे। तो आप जब इलेक्टोरल प्रोसेस में जाते हैं तो आपको आपसे बड़ा यूएसपी वाला मिल गया, तो कहीं आपको लगता है कि आप लिमिट हो जाएंगे। हो सकता है दिल्ली में आप ठीक करें, खराब करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी सीमा है और उस सीमा से आप ज्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पैरेलल एक दूसरा खड़ा है जो कि यूएसपी ज्यादा लेके आया है। यूएसपी राष्ट्रीय स्तर पर है बेसिकली। आपका जो दोनों प्रश्न है उसके केंद्र में मैं हूं कि अगर मैं ऐसा करता तो मेरा कद और बढ़ जाता, मैं ऐसा करता तो मैं इतना बड़ा हो जाता, नेशनल स्तर का हो जाता, दिल्ली के स्तर का। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। जब मैं अपने आप को देखता हूं, मैं सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं बनाता कि मेरे को बड़ा बनना है कि मुझे छोटा बनना है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये सोचें कि अन्ना हजारे वाला आंदोलन मेरी वजह से हुआ था या अन्ना जी की केवल वजह से हुआ था, वो गलत है। इस देश के लोगों की वजह से हुआ था। कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता, ये हम लोगों की गलत फहमी है। इतिहास के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आंदोलन खड़ा हो जाता है, कुछ लोग निमित्त मात्र होते हैं, निमित्त मात्र होते हैं, उसमें अलग अलग इतिहास के टाइम में अलग अलग लोग होते हैं।
मेरा अपना ये मानना है, हमें मौका मिलेगा दिल्ली के अंदर उस आंदोलन में सर, उस आंदोलन में जो आजादी की 1857 के बाद मूवमेंट चला था, कांग्रेस बना के एक सिविल सर्विस आईसीएस ऑफिसर ने उस आंदोलन की कमर तोड़ दी थी। तो क्या आप, अन्ना हजारे और रामदेव मिलके पीपुल्स मूवमेंट को कमर तोड़ने का काम आपने किया था, या उस आंदोलन से मैक्सिमम लाभ लेने का लालच आपको? सर, आपका तो लीडिंग क्वेश्चन है। आपने दो ऑप्शंस जो दिए वो दोनों के दोनों ही ऑप्शंस हैं। मेरा जी जवाब दीजिए। मेरा अपना ये मानना है कि आंदोलन की अलग अलग स्टेजेस में जब जब जैसी जैसी परिस्थितियां हुई, हम लोगों को अपने छोटे से दिमाग से जो जो ठीक लगा, पूरे निस्वार्थ भाव से हम लोगों ने वो निर्णय लिए। वो निर्णय हो सकता है गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि हमारे सारे निर्णय ठीक होते हैं, हो सकता है वो निर्णय गलत हो, लेकिन हमने जो भी निर्णय लिए वो निर्णय अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमने देश के हित के सोच के लिए थे। अरविंद जी, शाज़े अलमी, जिसकी आप इतनी इज्जत करते हैं, उन्होंने मीडिया को बयान में कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दूंगी। अब क्या नाराजगी है उनकी कि उन्हें ऐसा कहना पड़ा, जबकि आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं? मुझे नहीं पता वो क्या एक्सपोज करेंगे। अगर वो कुछ गलत बताती हैं, जैसा अभी किसी ने कहा कि आप तो सारा दिन माफी मांगते रहते हो, हम गलती करेंगे तो माफी मांगेंगे। आज तक भारत के इतिहास में ये भी तो पहली बार हो रहा है ना कि राजनीति के अंदर अपनी गलतियों की माफी भी मांगी जा रही है। तो अगर वो कुछ गलत बोलती हैं तो मैं बता दूंगा भाई सही बात ये है। अगर वो मेरी कोई कमी बताती हैं और मुझे भी लगता है वो कमी है तो मैं माफी मांग लूंगा। अच्छा, ये बताइए, मुझे याद है कि जब जन लोकपाल का पूरा विवाद हुआ था तो उस दौरान आपने कहा था कि जन लोकपाल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान। सवाल ये, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं और वही हालात पैदा होते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल उस बयान पे कायम है कि मेरी 100 कुर्सियां कुर्बान जन लोकपाल के लिए, या उस बदलाव आया है उस वक्त से अब तक? नहीं, लोकपाल बिल जरूर पास करेंगे जी, इस बार थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। और बयान ये भी है कि सवाल ये भी है कि आपके खिलाफ महिलाओं की फौज को भी खड़ा किया जा रहा है संभवतः। किरण बेदी की बात हो रही है, किरण वालिया जी तो हैं ही मैदान में, तो अरविंद जी ऑल वुमेन स्ट्रेंथ का सामना करने के लिए तैयार हैं? नई दिल्ली के लोगों को तय करना है, नई दिल्ली विधानसभा के लोगों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली विधानसभा के लोग इस बार फिर से मौका देंगे। और एक और सवाल, मुझे याद है आपके जो तमाम समर्थक हैं वो आपको मफलर मैन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, तो ये आज आप अपने ना मफलर में हैं ना उस टोपी में हैं, और मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर आप उसी वेशभूषा में आते हैं। तो क्या ये कॉन्शियस फैसला है, मफलर मैन की वेशभूषा, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, वैसे मफलर मैन? सर, आपने ये वाली आज मीटिंग 5 स्टार होटल में करी है, यहाँ पे एयर कंडीशनर है, यहाँ पे ठंड नहीं लग रही, इसीलिए जब मैं अंदर आया था तो आपने देखा मैं मफलर पहन के ही आया था। तो ये कॉन्शियस नहीं है एक तरह से, ये इमेज जो है मफलर मैन की? सर, मैं कुछ भी इमेज के लिए नहीं करता। अगर इमेज के लिए करता, आजकल बड़े बड़े सुझाव आते हैं लोगों के, ऐसी ड्रेस पहना करो, वैसी ड्रेस पहना करो, जो मेरे को सूट करती है। सर, मैं जैसा हूं अंदर भी वैसा हूं, बाहर भी वैसा हूं। तो जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं वो हमारी बाहर मैदान में होती हैं, वहां बड़ी ठंडी हवा चल रही होती है, तो इसलिए वो पहनना पड़ता है मफलर। चलिए, गर्मी में सर मफलर नहीं देखा आप, अब झूठ मत बोलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, मगर जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, हम लोगों में 100 कमियां हो सकती हैं। हमें कहा गया कि हम नक्सली हैं, 4 साल से, इतने सालों से दिल्ली की जनता हमें देख रही है, वो तय करे कि हम नक्सली हैं क्या। ये कहा गया कि हमें जंगल चले जाना चाहिए, जनता तय करे। मुझे नहीं लगता इस किस्म की राजनीति ठीक है। हमारे में 100 कमियां हैं, हमारी नीयत साफ है, और जो कुछ भी कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तन मन धन सब कुछ दांव पे, परिवार दांव पे लगा के हम लोग कर रहे हैं। और बीजेपी के सभी समर्थकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी वालों, घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, तुम्हारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो अब ये बहुत हो गया, बीजेपी का झंडा उठा के घूम रहे हो। ये महंगाई आम आदमी पार्टी कम करेगी, आपके बिजली के बिल भी आम आदमी पार्टी कम करेगी। अपने परिवार को सोचो, स्वार्थी बनो, बच्चों की सोचो, और इस बार सारे मिलकर झाड़ू पे बटन दबा दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। और अरविंद केजरीवाल घोषणा पत्र में हमारा शामिल हुए, तो इसी तरह से घोषणा पत्र में नए मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।